हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कुछ एक्ट पढ़ लिए थे तथा ये पढ़ लिया था ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई और भारत में उसका आगमन कैसे हुआ। एक बार उस चीज़ पे हम समरी कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। इंग्लैंड जो सन 1600 की समय की बात है, सन 1600 की ईस्वी की, ठीक है सर। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एलिजाबेथ का क्या होता है, शासनकाल होता है। उसको उस समय इंग्लैंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1600 ईस्वी को इंग्लैंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वहाँ के कुछ व्यापारी मिलके और वहाँ पर एलिजाबेथ का क्या होता है, शासन होता है। कुछ वहाँ के व्यापारी मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो किस लिए बनाई जाती है? पूर्वी देशों के साथ, या ईस्ट बोल सकते हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, डेट कब है? तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। फिर जब भारत में इसका आगमन कब होता है? भारत में आगमन मतलब इसका अगर डेट वाइज पूछा जाता है 1608 में इसका आगमन होता है। और पहला केंद्र इसका सूरत बनता है, ठीक है। पहला केंद्र कौन सा होता है? सूरत, ठीक है। इसके बाद ये अपने जगह जगह अपने केंद्र बनाते हैं, जैसे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है। ये चारों हेडक्वार्टर आगे चल के क्या कहलाएंगे, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसियाँ, ठीक है। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे क्या करते हैं, व्यापार करते रहते हैं। जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ते रहता है, इनकी भारत में क्या होता है, जड़ें मजबूत होती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या करते हैं, इनकी रुचि शासन में भी आने लगती है और इसी कारण इनके युद्ध होते हैं जगह जगह अलग अलग राजाओं से, ठीक है दोस्तों। राजाओं से युद्ध, तो इनका जो निर्णायक मतलब इनके जहाँ इनकी सत्ता जम गई, जहाँ इन्होंने निर्णायक शासन स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। जहाँ इनका शासन स्टार्ट हुआ वो उसका निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? जहाँ से इनका अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेज़ों का राज हो गया। सबसे निर्णायक माना जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध। और 1764 का बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक माना जाता है। जब ये युद्ध अंग्रेज़ लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, बंगाल में अपना अधिकार जमा लेते हैं, मतलब अपना शासन जमा लेते हैं। कौन सा? 57 का प्लासी का युद्ध किसकी चीज़ है? नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है। जब अंग्रेज़ लोग ये युद्ध जीत जाते हैं, ये दोनों युद्ध, बक्सर का युद्ध और 1757 का प्लासी का युद्ध, तो ये इनका क्या होता है, ये बंगाल में अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इसी क्या होता है, इसी शासन को अपने अनुकूल मतलब अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, समय समय पर कुछ एक्ट लागू करते हैं जिससे ये सत्ता हमारे हाथों से ना जाए, ठीक है दोस्तों, अपने हाथों से ना जाए। तो वही रेगुलेटिंग एक्ट जो समय समय पे आए हैं वही हमने क्या हुआ है, ये लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और यही रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, भारतीय संविधान के लिए एक सीढ़ी का कार्य बने, मतलब धीरे धीरे ये सीढ़ी का कार्य, इन्हीं से क्या हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, इन्हीं का विकास मान सकते हैं। भारतीय संविधान का विकास का अगर इतिहास में जाएंगे तो यही विकास में सीढ़ी का कार्य करते हैं, यही रेगुलेटिंग एक्ट, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। तो इसमें क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के जो शासन को नियंत्रित और नियमित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक्ट जारी किए, जिसमें पहला कदम माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नियमित और क्या करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम माना जाता है, जिसमें क्या था कि कंपनी के शासन पे क्या रहेगा, संसदीय मतलब ब्रिटिश संसद का पूरा नियंत्रण रहेगा। और जो पहले क्या होता था, क्या कहते हैं, बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, लेकिन भाई गवर्नर को इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल नियुक्त किया। जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ये पोस्ट थी, इसको
गवर्नर जनरल की पोस्ट में तब्दील कर दिया। ठीक है, ये समझ लीजिए बंगाल का गवर्नर, ये जो पोस्ट नाम था, इस पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल कर दिया। तो इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप बताएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कई बार, यही अंतिम है, अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या किया, इसी में क्या हुआ, 24 सदस्यों की, मतलब 24 सदस्यों की क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, संसद के द्वारा। ठीक है, और इसी में क्या किया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की, मतलब इसकी सहायता करेंगे, इसके लिए सलाहकार कार्य करेंगे, तो 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, परिषद का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, किसके, गवर्नर जनरल के लिए, और 24 सदस्यों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक है, जो व्यापारिक कार्य भी संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 सदस्यों की परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इसी में सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का निर्माण होता है। उच्चतम न्यायालय का निर्माण जो कलकत्ता में होती है। ठीक है, कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, लिमिस्टर, हाइड और चेम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये विशेषताएं थी। ठीक है दोस्तों, इसी में एक और इन्हें क्या था, जो कंपनी के कर्मचारी होंगे ना, कंपनी के कर्मचारी को भारत में किसी प्रकार का निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, तथा किसी प्रकार के अगर उन्हें किसी प्रकार का भारतीय लोगों द्वारा कोई भी उपहार दिया जाए, उस पर भी रोक लगा दी। दूसरा, रिश्वत लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, तथा अब किसी भी तरीके का कोई भी सैनिक या कोई भी कार्य होगा तो उसकी पूरी जानकारी ब्रिटिश संसद को दी जाएगी। ये क्या था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसकी ये विशेषताएं थी, उसमें ये कार्य होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंगाल का प्रथम अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, बहुत कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के विकास का पहला कदम कौन से एक्ट को पहला कदम माना जाता है, तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनको दूर किया जाता है। और तथा इसमें क्या होता है, कलकत्ता की जो सरकार होती है, मतलब शासन जो लोग करते हैं, उसको बंगाल और बिहार उड़ीसा के लिए क्या होता है, नियम बनाने का अधिकार दे दिया जाता है कि तुम इन लोगों के लिए, बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए तुम ही नियम और कानून बनाओगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये होता है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, कंपनी को क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब कंपनी के कार्यों को बांट दिया जाता है। कंपनी से कहा जाता है केवल तुम व्यापार करोगे और राजनीतिक कार्य तुम नहीं करोगे। इसके लिए क्या करते हैं, ये ध्वज शासन प्रणाली ला देते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का 2 बोर्ड बनाते हैं, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 6 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 रखी जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहले ही बताया, उसमें 24 सदस्यों की संख्या थी, तो 2 बोर्ड बना देते हैं इसमें आके। किसमें, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 2 बोर्डों का निर्माण करते हैं, जिससे कि
एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो क्या करता है कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता है इन पर नज़र रखता है तथा राजनीतिक कार्यों को ध्यान में रखता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ लिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्यों की संख्या 6 रखी गई। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक चेंज और कर दिया गया इस एक्ट के तहत क्या क्या एक और चेंज कर दिया। क्या चेंज किया गया इस एक्ट के तहत, क्या चेंज किया गया सुनिए। इनने जो इस एक्ट में क्या था, 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी जो गवर्नर जनरल की क्या करता सहायता, तो उनकी संख्या क्या कर दी 3 कर दी, 4 से 3 कर दी, और उनका कार्यकाल क्या बढ़ा दिया 5 वर्ष के, उनका कार्यकाल फिक्स कर दिया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो क्या करा उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को, ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पूछा जाता है वो है चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चार्टर अधिनियम एक प्रकार के राजलेख है जो ब्रिटिश के शासन द्वारा आता था लिख के यहाँ के नियम के लिए, इसलिए चार्टर अधिनियम बोलते हैं। 1793, 1813, 1833 और 1893। इसको याद करने की एक सीधी सी बात है कि 1793 के बाद ये लागू हुई, तो हर 20 वर्ष बाद एक चार्टर अधिनियम आया। जैसे 1793 के बाद 20 वर्ष 1813 में आया, फिर उसके 20 वर्ष 1833 में आया, फिर 20 वर्ष बाद उसके 1853 में ये चार्टर अधिनियम आया। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए हर 20 वर्ष बाद आए हैं। ठीक है, 20 वर्ष बाद तो ये चार्टर अधिनियम, 4 चार्टर अधिनियम आए 1793, 1813, 1833 और 1853। ठीक है दोस्तों, ये 4 चार्टर अधिनियम आए हैं। ठीक है, तो इसमें अब पहला पढ़ते हैं हम, देखिए पहला पढ़ते हैं 1700, बहुत मतलब ये चारों चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है। 1784 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1784 का चार्टर अधिनियम क्या है, देखिए चार्टर अधिनियम क्या कहता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के जो नियंत्रण बोर्ड या कंट्रोल बोर्ड जो होता है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, जो सदस्य होते हैं तथा उसमें कर्मचारियों को वेतन जो मतलब वेतन सैलरी वगैरह होती है ना, सैलरी लगा ले, सैलरी वेतन लिख लीजिए सादा, वेतन आदि क्या होता है, भारतीय राजस्व से देने का निर्णय किया गया। ठीक है दोस्तों, 1784 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ, नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को क्या भारतीय राजस्व देने का निर्णय किया गया कि अब क्या होगा, अब ब्रिटिश से कोई पैसा नहीं आएगा, जो भारत में जो पैसा कंपनी कमाएगी या जो उसके पास पैसा होगा या जो इकट्ठा वहाँ यहाँ किया जाएगा वो राजस्व, यही कहलाता है भारतीय राजस्व, ही उसी में से क्या होगा इन सबको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब कोई भी इंग्लैंड या ब्रिटिश से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, जो भी पैसा होगा यहाँ के राजस्व जो यहाँ इकट्ठा होगा वो यहीं से दिया जाएगा, बाहर से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, मतलब अपने देश से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो कंपनी जो भी पैसा यहाँ कमाएगी उसी के भारतीय राजस्व से कंपनी के जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य तथा कर्मचारी है ना उनको पैसा दिया जाएगा, उनकी सैलरी होगी, ये जो भी खर्चे पानी है सब अपने आप जो कंपनी से बोला गया आप अपने आप निकालिए। ठीक है, जो भी है सब यहीं से निकालिए। उसके बाद देखते हैं इसमें यही है 1784 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने का निर्णय किया गया। ठीक है, जो भी इसके बाद देखिए
फिर आता है चार्टर अधिनियम, क्या आएगा 17, ध्यान रखिए चार्टर अधिनियम 84 नहीं है, ये पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है दोस्तों, कहीं जो ये था ये नियम वही है, लेकिन ये चार्टर अधिनियम क्या था 1793। ठीक है दोस्तों, जो हमने ये पढ़ा कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। वो क्या था 1793 का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखिए गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम। फिर कौन सा आया चार्टर 1793 के बाद आया 1813 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, इसमें चार्टर अधिनियम क्या क्या है, इस चीज़ को देखिए। ये चार्टर अधिनियम क्या है, इसमें पहला नियम आया, पहला चार्टर अधिनियम क्या चेंज आया, देखिए इसमें क्या किया, जो कंपनी के व्यापार, कंपनी के व्यापार का भारत में अधिकार, मतलब अधिकार पत्र था ना कि आपका अधिकार है कि आप भारत में व्यापार करेंगे, तो अधिकार पत्र को क्या किया 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। मतलब हाँ, आप भारत में 20 वर्ष के लिए आपका अधिकार है कि आप 20 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं भारत में। कंपनी को ये अधिकार आया इस चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा, कंपनी का क्या है, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये नहीं है कंपनी अब केवल एकाधिकार मतलब एकमात्र आप ही व्यापार करेंगे, इसके अलावा मतलब ब्रिटिश के या इंग्लैंड के जो भी लोग हैं और भी लोग व्यापार कर सकते हैं, एकमात्र कंपनी ही व्यापार भारत में नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ ये हुआ, किंतु तीसरा ये हुआ, किंतु क्या हुआ, चीन तथा और जो पूर्वी देश थे, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए क्या किया, 20 वर्ष का क्या हुआ, इन्हें एकाधिकार मिला। मतलब आप ही व्यापार करेंगे, कौन, ये कंपनी चीन तथा पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था ना, 20 वर्ष के लिए इनका एकाधिकार बढ़ा दिया। मतलब एकमात्र यही लोग ब्रिटिश में, यही कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार एकाधिकार बढ़ा दिया, केवल यही व्यापार करेगी। कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके साथ, चीन तथा पूर्वी देशों के साथ। लेकिन भारत में इसका एकाधिकार क्या हुआ, 1813 के ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या हुआ, इसी के तहत क्या हुआ, कुछ सीमा तक, अभी तो इसका कंपनी अधिकार पत्र तो है ना 20 वर्ष, लेकिन इसका एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ सीमा लगाकर क्या हुआ, जो ब्रिटिश के नागरिक थे उन लोगों को भी अधिकार दिया गया कि आप लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं उनके साथ लगाई गई थी। ठीक है, चौथा ये चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1813 ईस्वी से पहले क्या होता था, जो क्या होता है ईसाई पादरी बोलते हैं या मिशनरियाँ बोलते हैं, उनको भारत में आने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन 1813 ईस्वी के बाद, इस चार्टर अधिनियम के बाद उनको ये अधिकार मिल गया कि वो लोग भारत में आ सकते हैं तथा अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ईसाई पादरी या उन्हें मिशनरी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कब किया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इसमें ये चीज़ ये पूछे जाते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों,
और 1893 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, 1893 का चार्टर अधिनियम कहता है, उसमें ये हुआ था 1793 का जो पहला चार्टर अधिनियम था, उसमें क्या था, तो जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी थे उनको जो वेतन वगैरह मिलेगा वो किससे मिलेगा, भारत के राजस्व से, ठीक है। और 1813 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा उसका अधिकार पत्र जो व्यापार करने का था 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है दोस्तों, क्या करा, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और ब्रिटिश के आम नागरिकों के लिए कि व्यापार के लिए कुछ सीमाओं के तहत रखते हुए उनके व्यापार को खोल दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब कौन कौन से हो गया, 1793 और 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए कौन सा हो गया, रह गया 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें देखिए 1833, देखिए 1833 20 वर्ष आया ना, 1833। इसमें क्या किया, अब क्या हुआ, कंपनी के व्यापार का अधिकार जो था ना, अधिकार क्या करा, इसमें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कि भैया अब कंपनी क्या करेगी, व्यापार नहीं करेगी, समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया, कंपनी के व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी का कार्य क्या रह गया, कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया कि अब आप केवल क्या करेंगे, उनके अनुसार, ब्रिटिश सरकार के अनुसार आप क्या करेंगे, भारत में मात्र शासन करना रह गया, ठीक है दोस्तों, करना रह गया, ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो हुआ, मतलब कंपनी के व्यापार का जो अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा मात्र भारत पर शासन करना रह गया। अब इसमें एक चेंज और होता है, इसमें क्या होता है, जो बंगाल का क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल का जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर जनरल क्या हुआ, गवर्नर जनरल अब, मतलब इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल गया, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है दोस्तों। ये किस चार्टर अधिनियम के तहत आया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कौन कहेगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और यही पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, आसानी से देखिएगा। वो था गवर्नर से गवर्नर जनरल बनता है और ये
बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है दोस्तों, पूरे भारत का। ठीक है, उसमें पोस्ट बदली थी एक, लेकिन एक ही राज्य था, लेकिन ये क्या हुआ, अब राज्य से देश पे आ गया, तो अब ये पूरे भारत का क्या हुआ, गवर्नर जनरल हो गया। तो इसका नाम क्या, ये कौन था, पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का था और भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस चीज़ को पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी एक्ट के साथ क्या गया कि इसी एक्ट में क्या आया, अब जो भी सरकारी सेवाएं होंगी, मतलब यहाँ पे इस कंपनी में या इस देश में कोई भी सरकारी सेवा, उसमें क्या योग्यता का प्रावधान किया गया। क्या हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। योग्यता के आधार पर क्या होगा, आधार पर नौकरी मिलेगी। नौकरी, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। इसमें जाति, धर्म, रंग, मूल के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, केवल योग्यता के आधार पर इस एक्ट के तहत बनाया गया कि केवल क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और किया गया, एक चीज़ और क्या गया, देखिए ये याद रखिएगा, इसमें क्या गया, एक दास प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। दास प्रथा पर पूर्ण तरह रोक। अब ये दो चीज़ें क्या थी, भावनात्मक तो उस समय थी, लेकिन देखा जाए तो पूर्णतः लागू नहीं हुई थी। लेकिन एक्ट में ये भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी कि दास प्रथा पर पूर्णतः रोक लगेगी और योग्यता के आधार पर नौकरी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इसी में एक और बदलाव हुआ था। क्या हुआ था, देखिए इसमें एक ये हो गया प्रथम विधि आयोग का, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम विधि आयोग का एक निर्माण किया गया। प्रथम विधि आयोग पूछ लिया जाता है, प्रथम विधि आयोग का निर्माण कब किया, तो प्रथम विधि आयोग कब बना, 1833 के चार्टर अधिनियम के। इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं कभी, तो वो थे लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। इसमें क्या होता था, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया था, मतलब भारत के लिए क्या क्या कानून होगा उनका वर्गीकरण हुआ था। प्रथम विधि आयोग, और प्रथम विधि आयोग का निर्माण कब हुआ था, 1833 के ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अनुसार। ठीक है, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और इसमें क्या होगा, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनेगा और उसकी सारी जानकारी और सारा देखरेख कौन करेगा, सारे देखरेख करेगा गवर्नर जनरल। ठीक है, उसी की देखरेख में सारे कार्य होंगे। इसके बाद देख लीजिए, इसमें हो गया, इसमें क्या क्या कार्य थे, 1833 के ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत इसमें क्या था, इसमें कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या करी, केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करेगी, तथा बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है दोस्तों, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथा क्या हुआ, अब जो भी सरकारी नौकरी निकलेंगी उसमें पहले ये था धर्म जाति या अपनी इच्छा के अनुसार लगा देते हैं, लेकिन अब इसमें क्या करती है, योग्यता अनिवार्य करती है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। फिर दास प्रथा पूर्णतः रोक लगा दी गई, तथा एक प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया गया, जिसमें भारत के प्रति जो कानून होंगे उनका उनमें वर्गीकरण होगा और कैसे कैसे लागू होंगे। ठीक है, प्रथम विधि आयोग का निर्माण, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तथा ये निर्णय किया गया संपूर्ण भारत के लिए एक बजट होगा, उसकी देखरेख और सारा निर्णय कौन लेगा, गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा 1833 के 20 वर्ष बाद कौन सा चार्टर अधिनियम आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं। (1853) का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, हमने कौन से पढ़ लिए, 1893 का चार्टर अधिनियम,
1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ये चारों चार्टर अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इनमें क्या क्या कार्य हुए थे, ध्यान रखिएगा इनमें क्या क्या कार्य हुए थे, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या है, इसमें हुआ पहला चेंज क्या हुआ, कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद होते थे, ठीक है, महत्वपूर्ण, देखिए उसमें क्या था, अब जैसे इस समय जो चल रहा है ना कानून में योग्यता वगैरह, तो देखिए 1833 में क्या योग्यता के आधार पर नौकरी लगेगी। अब इसी में 1853 में और एक स्टेप क्या, महत्वपूर्ण पदों पर क्या किया, महत्वपूर्ण पदों के लिए, पदों पर क्या हुआ, पदों के लिए मतलब चुनने के लिए क्या हुआ, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। क्या हुआ, कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद होंगे ना उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्या हुई, व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसी के लिए क्या हुआ, 1854 में क्या हुआ, 1854 में एक क्या हुआ, एक आयोग बनाया गया, एक आयोग या समिति बनाएगी जिसे मैकाले समिति कहते हैं, ठीक है। मैकाले समिति का निर्माण हुआ प्रतियोगी परीक्षा के लिए, मैकाले समिति, क्या वो मैकाले समिति बनी 1854 में, ठीक है दोस्तों। क्या, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या मैकाले समिति 1854 में, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ में फिर इस अधिनियम के एक और कार्य हुआ तथा इसमें क्या हुआ, कंपनी के क्या हुआ, विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका, मतलब जो विधायी शक्ति होंगी और जो कार्य करने और विधायी शक्तियाँ क्या, उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है दोस्तों, और इसी में एक होगा जो गवर्नर जनरल के थे, गवर्नर जनरल के जो परिषद में 6 सदस्य, क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद में 6 नए सदस्य पार्षद, मतलब पार्षद बोलते हैं, पार्षद बोर्ड से जुड़े गए जिन्हें पार्षद सदस्य कहा गया, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1853 का जो चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण यही है, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, ठीक है। और किससे, 1854 में मैकाले समिति के अनुसार, ठीक है। जो इसी के लिए क्या की, 1854 में मैकाले समिति बनाई गई, जो क्या होगा, महत्वपूर्ण पदों परीक्षाओं का बारे में लिखा गया, ठीक है दोस्तों। ये कहते हैं हमारे 4 चार्टर अधिनियम थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद का हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए इतना ही है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।